नमस्कार। मैं आप सबों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं प्रेम कुमार विद्यार्थी और मेरे साथ हैं मध्य प्रदेश की धरती गंज बसोदा से सीनियर एडवोकेट जसवंत सिंह दांगी जी और मध्य मध्य प्रदेश की धरती से ही समाज सेवी, युवा समाज सेवी जिनको हम कह सकते हैं, और ये हैं वरिष्ठ समाज सेवक भी कहलाते हैं। वहाँ के अध्यक्ष जिला पंचायत के भी हुए प्रतिनिधि विदिशा से। इनका नाम हुआ मिस्टर विष्णु प्रताप दांगी जी। आपका हार्दिक स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग दांगी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के फेसबुक पेज पर हम लोग एक साथ हुए हैं और हम लोग चर्चा करेंगे आज कि दांगी समाज की दशा दिशा और स्थितियां परिस्थितियां पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि बता दूं कि विष्णु प्रताप दांगी जी की पूर्वज से भी इनकी पीढ़ी भी जो है समाज सेवा से जुड़े हुए रहे हैं। इनके पिता मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? विष्णु सर, विष्णु सर हाँ, आवाज अभी पहुंच आना रही है शुरू आप? हुई। अभी आना शुरू और हुई है। चलिए, कोई बात नहीं। तो आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है सर। आज हम लोग एक साथ आज हम लोग डिबेट करेंगे। आज हम लोग पैनल में अधिवक्ता भी हैं, सीनियर अधिवक्ता भी हैं और युवा समाज सेवी भी हैं। तो हम विष्णु प्रताप दांगी जी और सीनियर अधिवक्ता जसवंत सिंह दांगी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले चाहेंगे कि युवा समाज सेवी विष्णु प्रताप दांगी जी से हम लोग चर्चा शुरुआत करेंगे कि मध्य प्रदेश की धरती में समाज सेवियों की भूमिका क्या रही है, वहाँ की पृष्ठभूमि क्या रही है। और आप चूंकि वहाँ के जिला पंचायत को देखते हैं, तो समाज सेवियों की क्या स्थिति है सर? वहाँ पे किस रूप में आपको मौका मिलता है समाज सेवा का, और क्या क्या योगदान रहा है? तो हम चाहेंगे कि अपना परिचय में भी आप अपना योगदान भी उसको जोड़ेंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अ, देखिए, मैं विदिशा जिले से हूँ और मेरी तहसील है गुलाबगंज। एक छोटा-सा जी गाँव है जी मेरा, खिरिया। जी लगभग 5 घर हैं जी और अब पढ़ाई मैंने इंजीनियरिंग तक की है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। और जी मेरे पिताजी सन 1960 से ही समाज सेवा में लगे रहे और फिर उसके बाद उसी की प्रेरणा लेके राजनीति में जनसेवा में उतर आए। तो फिर 2006 में भारतीय जनता पार्टी से जनपद अध्यक्ष बने और वाह। उसके बाद फिर सांसद प्रतिनिधि बने सुषमा स्वराज जी के, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के विदिशा से। और अच्छा, फिर सांसद माता जी। प्रतिनिधि भी आप रह चुके हैं? जी जी, मेरे पिताजी रह चुके हैं। जी। और फिर उसके बाद मेरी माताजी जिला पंचायत सदस्य बनी। तो फिर पिताजी का चुनाव प्रचार के दौरान अटैक से देहांत हो गया, वो भी समाज सेवा करते करते हुए। और सर, आवाज आ रही है मेरी?
जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ हाँ, आप बोला जाए सर। जी जी जी। तो तो जैसा कि बताया कि आप सांसद प्रतिनिधि और जनपद मेरे अध्यक्ष भी वहां पे रह चुके हैं। मेरे पिताजी, माफी चाहता हूँ, मेरे पिताजी रहे। अच्छा अच्छा, ये सुषमा स्वराज। जी 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 जी। और अभी वर्तमान में माताजी जिला पंचायत सदस्य हैं, तो मैं उनका काम देखता हूँ प्रतिनिधि के तौर पे। अच्छा अच्छा। और समाज सेवा में भी लगे रहता हूँ किसी न किसी प्रकार से। अब रहा जी। योगदान योगदान वाली बात, तो विदिशा में तो खैर समाज का बहुत बड़ा योगदान है। सभी राजनीतिक दलों के हिसाब से भी अगर मैं बात करूं, तो काफी समय से क्योंकि सबसे बड़ी समाज है हमारे, अगर गिनी जाती है विदिशा जिले में, तो दांगी समाज सबसे ज्यादा मानी जाती है। वोट के माध्यम से या किसी भी प्रकार से सक्षम भी है। और यहाँ से हमारे जो पहले के विधायक रहे, वो भी समाज सेवा ही कह सकते हैं। मैं किसी पार्टी से जोड़ के बात नहीं कर रहा हूँ। समाज सेवा भी एक जी। दूसरा रूप होती है। तो यहाँ मोहर सिंह जी रहे, लगभग 5 बार विधायक रहे मोहर सिंह ठाकुर जी, दांगी समाज से थे। फिर उनके बाद अभी कुछ कुछ दिन पहले ही उनका स्वर्गवास हुआ है, मोहर सिंह ठाकुर जी का। और फिर उसके बाद कल्याण सिंह ठाकुर जी भी विधायक रहे 2.5 साल तक। और फिर अभी वर्तमान में तोरन सिंह जी जिला पंचायत अध्यक्ष है। तो मतलब सभी समाज में किसी न किसी प्रकार से अपना योगदान दे ही रहे हैं। कहीं ना कहीं वाह। किसी न किसी तरीके से जनता को उनका लाभ मिल ही रहा है। और वकील साहब भी इस चीज को आपको और बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, क्योंकि मुझसे वो बड़े हैं, सीनियर हैं। वकील साहब के पास हम लोग आ रहे हैं। जी तो हम सीनियर अधिवक्ता जसवंत सिंह दांगी जी से हम चाहेंगे कि आप ये वहाँ के बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश की धरती पे वहाँ पे सामाजिक स्थिति और उसकी पृष्ठभूमि क्या रही है। चूंकि आप अधिवक्ता हैं तो वहाँ पे ज्यादा ये हम लोग को विस्तार पूर्वक ये दे सकते हैं कि जैसे छोटे मोटे लड़ाई झगड़े और जो वहाँ पे निष्पादन होता है समाज के द्वारा मामलों को, तो उसको किस रूप में आप लोग देखते हैं, कौन कौन से मामले ज्यादा आते हैं। और चूंकि समाज की संख्या ज्यादा है और समाज से की स्थितियां ज्यादा आती होंगी, और आपके पास चूंकि जो अधिवक्ता होते हैं तो ज्यादातर ये होता है कि अपने समाज का केस आप सामाजिक पदाधिकारी या सामाजिक एडवोकेट ही उसको डील करते हैं। तो किस किस तरह के मामले वहां पे आते हैं और कैसे उसको निपटाते हैं सर वहां पे। अब क्या सर, अपना भारत देश ही कृषि प्रधान देश है। जी और हमारी समाज कृषि से अधिकतर जुड़ी हुई है, ये तो सभी जी जानते हैं। जी अब इसमें जो विवाद आते हैं, तो कृषि से लेके अधिकतर अपने विवाद कोर्ट में देखने को मिलते हैं। जी भाइयों भाइयों को बीच में जब बंटवारे होते हैं, तो छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। जी अब जहां जहां अपनी समाज का संगठन है, समाज सक्रिय है, वहां कुछ परिणाम अच्छे मिलते हैं। कुछ अपने जो बुजुर्ग हैं, जिनका हमारे ऊपर हाथ रहता है, आशीर्वाद रहता है, जी उन बुजुर्गों के माध्यम से मामले कुछ गांव पर ही अपने अपने रिश्तेदारों के माध्यम से उनको प्रयास किए जाते हैं, और अधिकतर निपट जाते हैं वो आपसी में। और जब न्यायालय में मामले आते हैं, तो अब मैं ये समझता हूँ कि न्यायालय क्षेत्र में अभी दांगी समाज के बहुत कम लोग जुड़े हैं। और मैं यहाँ जो सभी लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, आज मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि सभी क्षेत्रों में
कुछ ना कुछ भागीदारी में भाग लें, क्योंकि न्याय के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं हम लोग और बहुत आवश्यक है कि समाज के लोग इसमें न्याय क्षेत्र में भी आए। न्यायालय क्षेत्र में जुड़े तो हैं समाज के लोग, प्रैक्टिकली उनकी मेहनत नहीं है। LLB कर ली, घर बैठे हैं, इससे कुछ नहीं होता। आपको 5 साल 10 साल प्रैक्टिस करिए, किसी सीनियर के साथ बैठिए, उनके साथ काम करेंगे आप, तो आपको अपने आप अनुभव और काम का एक रास्ता तय हो जाएगा। और हम भी ऐसे लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे जो वकालत के क्षेत्र में आए, जिससे कि हमारी समाज आगे बढ़े और झगड़ों को हम न्यायालय में ना आने दें। ये भी हम प्रयास करें। भले ही अपन वकील हैं, वकील होने के नाते इसका मतलब ये नहीं कि समाज को ही अपन उसमें उलझा के रखो। हमको समाज के प्रति समाज हमसे भी आशा कर रही है कि कुछ हमें वकील साहब से समाज के हैं, कुछ हमें इनसे सलाह मिल जाए तो हम ये एक रास्ता, ये हम प्रयास करते हैं इस तरह का। हमारे जिले में तो विदिशा में अपनी विष्णु प्रताप जी का जो गांव है, क्षेत्र विदिशा जिला है, वहाँ दांगी समाज के वकील अधिकतर हैं। और मैं जहाँ एक तहसील में एडवोकेट के तौर पे काम कर रहा हूँ, तो हम दो या तीन लोग ऐसे समाज के ही हैं। बाकी हमारे यहाँ गंज वासुदा में रघुवंशी समाज का बाहुल्य क्षेत्र है। रघुवंशी समाजी राजनीतिक क्षेत्र में भी यहाँ जुड़ा हुआ है। दांगी समाज बहुत पीछे है इस समय, मगर अभी कुछ 5 साल से अभी ये देखने को मिला है कि दांगी समाज ने बहुत तरक्की की है। एक धर्मशाला के लिए जो जगह मिली थी, एक समाज के ही पटवारी जी थे महाराज सिंह जी, और उनके माध्यम से हमने उस जमीन को दांगी समाज की धर्मशाला के लिए अलॉट कराया। और उसमें इस समय अच्छा काम चल रहा है। विधायक जी के माध्यम से निधि मिली और समाज ने ही अभी हमारे प्रदेश के जो कमलेश जी हैं, कमलेश जी दांगी, ये इनका भी काफी योगदान है उसमें। समाज से जुड़े हुए हैं, समय समय पर समाज के साथ अभी गांव-गांव जाकर हमारे अध्यक्ष जो गजराज सिंह जी हैं, गजराज सिंह जी ने मुझे सचिव बना रखा है। लिखा पढ़ी करना पड़ती है उसमें, तो कभी कभी बैठक में फिर मेरा तो कंपलसरी सा है, मैं जब भी समय मिलता है तो समाज के लिए अपना समय प्रदान करता हूँ। और गांव-गांव जाके हमने एक योजना बनाई कि भाई धर्मशाला का जीर्णोद्धार अपन उसको बनाएंगे, तो हमारे समाज के जो निचले स्तर के जो व्यक्ति हैं, जो 1-1 लाख में 2-2 लाख में गार्डन कर रहे हैं ब्याह शादी के लिए, तो उनकी क्यों ना अपन ऐसा करके जाएं कि वो शादियां वहां 1 लाख 2 लाख में आप गार्डन कर रहे हैं, आप अपना काम शादियां हो। इसके लिए गांव-गांव हम लोग, कमलेश जी हमारे साथ रहे, अध्यक्ष गजराज सिंह जी, एक हमारे यहाँ वासुदा में नेताजी दशरथ नेताजी करके हैं, उनको अधिकतर लोग जानते हैं। विष्णु प्रताप जी भी अच्छी तरह से उनको परिचित है उनसे। और भी अध्यक्ष हैं हमारे यहाँ समाज में हैं, जो उनके सहयोग से गांव-गांव जाकर हमने अनाज एकत्रित किया। जब लॉकडाउन चल रहा था पिछली बार, तो हम लोग गांव-गांव घूम रहे थे, मेरा कोड बंद था, तो मुझे एक अवसर मिला था कि चलो समाज के लिए ये अच्छा काम है। हमने 70 कुंटल अनाज इकट्ठा किया, 1-1.5 लाख रुपए का हुआ, 50,000 रुपए हमने ऐसे कैश में ले, ऐसे 2 लाख रुपए करीब किया, तो उससे हमने काम कराया। तो अच्छा काम चल रहा है इस समय। ये हम जानना चाहेंगे वकील साहब कि आप जब एडवोकेट, मतलब कितने वर्षों से आप प्रैक्टिस में हैं, और क्या आपके पूर्व में भी आपके परिवार से कोई वकालत से थे? नहीं, पूर्व में वकालत से मेरे यहाँ से घर परिवार में से कोई नहीं जुड़ा था। और मैं 3 भाई हूँ, दूसरे नंबर का हूँ। वो भी वकालत से जुड़ने का भी एक कारण बना। मेरे पिता अकेले थे, खेती बाड़ी बहुत बड़ी खेती है मेरे पास जी। उस समय
पापा परेशान होते थे, लोग बाग गाली दे जाते थे, लड़ते थे, कोई जमीन पे कब्जा कर लेता था। अब कुछ समाज के, अन्य समाज के कुछ ऐसे लोग थे। अब मैंने देखा पिता परेशान रहते हैं, तो मैं सर्विस में ना जाके मैंने कहा इसको, जमीन को, अपनी भूमि को सुरक्षित रखना है, तो इस क्षेत्र में जाने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए मैं इस क्षेत्र में आया हूँ और मैंने अच्छे वकील के साथ प्रैक्टिस की। 15 साल उनके साथ मैंने काम किया। आज मुझे 17 साल हो गए हैं। 2 साल से मैं अभी इंडिपेंडेंट हूँ और सेल्फ काम कर रहा हूँ। तो उसके पीछे एक मेहनत ही है। मैंने कभी ये नहीं देखा कि मैं जमींदार ही समय से इतना बड़े घर से जुड़ा हूँ तो मुझे क्या आवश्यकता है, मगर मैंने ये नहीं सोचा। मैंने वकील साहब के यहाँ झाड़ू भी लगाया, उनकी किताबों की धूला भी जलाई मैंने है। तो यदि आगे बढ़ना है तो गुरु के गुण तो लेना पड़ेंगे, चाहे कुछ करना पड़े। ये मैंने इस तरह से मेहनत की और मैं यही चाहता हूँ कि लोग शॉर्टकट ना अपनाएं वकालत में, थोड़ा सा मेहनत करें। हाँ बिल्कुल सर। आजकल क्या न्यायालय क्षेत्र में दलाली बहुत चलने लगी। आप मेहनत करोगे नहीं और कल को चाहोगे कि मैं ऐसा कर लूं तो नहीं हो पाएगा। सही बात। तो ये हमारा एक सवाल है आपसे सर कि न्यायिक क्षेत्र में हमारा समाज काफी पीछे है। मीन्स उसमें अगर औसतन देखा जाए तो 1000 में एक भी वकील बहुत कम नजर आते हैं। तो एक तो कि एडवोकेट कम है, दूसरी चीज है कि वहां पे ये जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ मध्य प्रदेश में कितने जजेज हैं, मतलब डांगी समाज से कितने जज हैं? हाँ हाँ, मध्य प्रदेश में जजों की संख्या ठीक है, मगर जो जिस मान से शासन ने नियुक्ति करने चाहिए, जहां तक है न्यायालय की संख्या तो बढ़ा दी, जजेसों की तो कमी है। नहीं, दांगी समाज से हम पूछना चाह रहे हैं कि अपने दांगी समाज से कितने जज हैं? हाँ, दांगी समाज से अभी आपके दिनेश जी दांगी आए थे, भोपाल में रहे। आपने सुना होगा, सलेम और मोनिका वाला वो केस चला था, वो उन्हीं ने ही हैंडल किया था यहाँ पे भोपाल में। अच्छा। उसके बाद यहाँ अपने श्रोन में आए वो दिनेश जी दांगी, और मुझे जहां तक ध्यान है वो इधर अपने दतिया मुरैना साइड के हैं, कोई मड़िया गांव है, वो भी एक छोटे से परिवार के ही रहे हैं, मगर उनके परिवार सारा एजुकेटेड परिवार। और भी हैं जज तो हैं, अब जो एमपी में रहे हैं उनके बारे में मुझे जानकारी है। दिनेश जी के अलावा ऐसा कोई अपनी एमपी में नहीं आया है अभी तक। तो भोपाल अपने क्षेत्र संभाग से इतना मुझे जानकारी है, उस हिसाब से जजेस भी कम है। हेमंत दांगी ठाकुर जी बोल रहे हैं, मुकेश सिंह दांगी, जबलपुर हाईकोर्ट। ये जज हुए क्या? मुकेश सिंह दांगी जज हैं क्या वहां पे? यही तो जानकारी आपसे चाहिए थी। चलिए, तो हम आगे ये करेंगे और हम लोग जजेज की सूची भी हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। हाँ, जबलपुर की बात कर रहे हैं, मैं ग्वालियर समझा, जबलपुर में तो हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं हेमंत जी। मुकेश जी दांगी हैं, जबलपुर में है। हमारा जो बेंच लगता है वो ग्वालियर लगता है और हाईकोर्ट जबलपुर। बिल्कुल सही, हेमंत जी का कहना भी सही है। तो हम ये चीज जानना चाहेंगे सर कि एडवोकेट बनने के तरीके आप बताएं, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स भी एजुकेशन से जुड़े होते हैं, कि एडवोकेट आप कैसे बने थे, कब बने थे, और जज कैसे बने, और समाज में जजेज नहीं हैं, इसकी कमियां तो हम लोगों को खलती है कि बहुत कम है। शायद बता रहे हैं कि टीकमगढ़ से हैं। तो ये चीज जानने की थोड़ा सा ये हम लोग प्रयास करेंगे। आप बताएं कि वकील कैसे बनते हैं, जैसे एलएलबी कर रहे हैं, तो एलएलबी कब से करे स्टूडेंट, और क्या करने की जरूरत होती है, और जज की तैयारी कैसे करते हैं, जज कैसे बनते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या है, ग्रेजुएशन करने के बाद हम एलएलबी करते हैं,
कुछ लोग LLM भी जी। करते हैं, और जी सिविल जज है और ADPO है, इनकी वैकेंसियां जी निकलती हैं। जी और में आयु की समय सीमा रहती है, जब हम ग्रेजुएशन के बाद LLB करने के बाद सनद हमारी कंप्लीट हो जाती है, सनद मिल जाती है, तो फिर हमारे रास्ते खुल जाते हैं सिविल जज के जी लिए, ADPO के लिए, तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैंने भी सिविल जज के लिए परीक्षा दी जी और मैं मौका कोई नहीं छोड़ता। सिविल जज के जी लिए मैंने अप्लाई किया। देखो, जी अवसर मिला है, उसका फायदा उठाओ, भले ही अपनी नियुक्ति हो चाहे ना हो, उसके लिए प्रयास, हर उसके लिए प्रयास करना चाहिए जीवन में, समय में, जी अपने सही जीवन में। बात है। मैंने ADPO की भी एग्जाम दिए, तो जी उसमें नहीं निकल पाया। वकालत में मैंने फिर ध्यान दिया, वकालत के लिए मैंने काम किया, अच्छा वर्क है मेरे पास इस समय, अच्छे केसेज हैं। इस तरह से आप मेहनत कर सकते हैं। जजेस के लिए तो और एक क्लेट की होती है, वो 12th के बाद सीधे आप क्लेट कर लें। क्लेट जी के बाद क्लेट का एक एग्जाम होता है, वो उसमें निकलना होता है अपने, उसमें एडमिशन के लिए, तो उसमें 5 साल का रहता है। तो जी वहाँ भी आप LLB हो जाती है वो 5 साल की 12th के बाद, तो वहाँ भी अपन कॉलेज में एडमिशन लेके कर सकते हैं। कोचिंगें हैं, कोचिंगें चलती हैं, कोचिंग में तैयारियां होती हैं, उनमें अपन तैयारी करें तो बिल्कुल मत से अच्छी तैयारी करें, और अन्य काम को ध्यान ना दें। अब क्या हमारे समाज में कृषि से भी जुड़ा है व्यक्ति, या वो पता पड़ा कि पढ़ाई भी कर रहा है, खेती भी देख रहा है, परिवार भी है, तो वहां थोड़ा सा विचलित हो जाता है। जिसके घर पे करने वाले हों, स्वतंत्र हो व्यक्ति, उसको परिवार में शिक्षित व्यक्ति हो, वो उसको गाइड करें, तो वो व्यक्ति आगे निकल जाता है। इस जी तरह से व्यक्ति अपने समाज का भी रहा। तो अब हम बारी अब आपकी आती है सर। उनका लाइन कभी कट चुका है। विष्णु प्रताप जी जी दांगे जी से चाहेंगे कि आप लॉकडाउन पीरियड में आपने क्या क्या भूमिका निभाई अपने पंचायत क्षेत्र में, अपने जैसे आपकी माँ हुई जो वहाँ पे अभी जनपद में भी हैं, वहाँ पे समाज सेविका के रूप में और जनप्रतिनिधि हैं, तो आप किस जी रूप जी में वहाँ पे अपने पंचायत में लोगों को लाभान्वित किए, या अपने समाज के लोगों को क्या क्या लाभ आप लोग से मिल पाया? विष्णु जी। जी। देखिए, ये बहुत भयंकर समय था, और मतलब ऐसी स्थिति कभी देखी नहीं हम लोगों ने। हमारे भी अपने भी कई लोग हमारे अपने बीच में से चले गए, और सेवा सप्ताह के रूप में हम लोगों ने आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन था, उस दिन पे बहुत विशेष कार्यक्रम भी किए। और जी लॉकडाउन के समय में तो जैसे किसी को अनाज की समस्या हो रही है तो निःशुल्क राशि प्रदान की गई सरकार के माध्यम से। निःशुल्क जी पर्चियां बनवा के हमने सभी को राशि, जो अनाज, गेहूं है, चना हुआ, मक्का हुई, ये सभी राशन की दुकान से उपलब्ध करवाई। पंचायत के माध्यम से, पंचायत सचिव से बात करके, सरपंचों से, जैसे किसी को कोई परेशानी है। अच्छा, क्वारंटीन का जो समय आया था, तो गवर्नमेंट ने बोला, शासन द्वारा बताया गया कि अब पंचायत स्तर पर भी क्वारंटीन सेंटर बनाए जाए। तो जी हर पंचायत स्तर पर क्वारंटीन सेंटर बनाए गए। हम कई क्वारंटीन सेंटर में देखने भी गए, जायजा भी लिया, अच्छी व्यवस्थाएं थी सभी जगह, और सरकार जी का काफी योगदान रहा, और कर्मचारियों ने भी काफी योगदान दिया। कोई दिक्कत नहीं आई, किसी भी प्रकार की परेशानी तो झेली लोगों ने, ये बात सही है, लेकिन उसको सुलझाते हुए हम निकल गए उस समस्या से। और चलिए पिछली तो बार की बात हम बताऊं, पिछली बार हम 3 से 5 लोगों ने, एक ग्रुप था हमारा, तो हम 3 से 5 जी लोगों ने कोरोना संकट काल में पिछली बार में लगभग 40 से 42 हजार रुपए की राशि एकत्रित करके मुख्यमंत्री सहायता कोष में हम लोगों ने मतलब चेक के माध्यम से तहसील में जमा भी की थी, कि जी सरकार द्वारा, क्योंकि सरकार सारी व्यवस्थाएं कर रही है, किसी न किसी जी प्रकार से सरकार व्यवस्थाएं में लगी है, तो हमने फिर वहां पैसा दे दिया था।
चलिए, तो हम अब चलना चाहेंगे समाज की दशा दिशा और स्थितियां पे, वहां पे क्या है अभी, सामाजिक गतिविधि क्या चल रही है सर वहां पे, और सामाजिक डेवलपमेंट कैसे होता है, समाज को आप लोग कैसे ये देख पाते हैं, क्योंकि सामाजिक पदाधिकारी भी हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, फिर लोकल में युवा आपका सक्रिय है, वहां पे महिला क्या करती हैं, तो जी जी समाज की स्थितियां पे हम आज चर्चा करने के लिए बैठे हैं। और वकील साहब अगर जुड़ते हैं तो हम लोग जी चाहेंगे जी। कि अपने समाज के लोगों के बीच जो समस्या है उसको कैसे हम्म। निपटाएं, इस पे हम लोग भी पहल करेंगे। और दांगी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की भी एक मुहिम है, एक पहल है कि तमाम भारत के जितने भी वकील हैं, जितने भी समाज सेवी हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो छोटे मोटे न्याय को देना पसंद किए हैं, जैसे अब सरपंच साहब हो गया, वकील साहब हो गए, या फिर समाज से बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी सामाजिक कार्यों में बिना कोई लोभ लालच के लगे हुए रहते हैं, और चाहिए भी वही, होते भी वही आया है। लेकिन बीच में कम्युनिकेशन गैप हुआ है, जो समाज में छोटी छोटी मारपीट की घटना, महिला उत्पीड़न की घटना, या फिर जमीन जायदाद के मामले, या फिर विकास के मामले, सोचना लोग बंद कर चुके हैं। कहीं न कहीं हम लोगों के समाज में कमियां रही है, और इस पे जो कल हुआ करते थे, मीन्स 19वीं शताब्दी में हम लोग जो देखें, 18वीं शताब्दी में जो लोगों ने, लोग बताते हैं एकजुटता का जो कारण था, वो और आज में काफी अंतर दिखाई देता है। ऐसा क्यों सर? आपने महसूस किया होगा, मध्य प्रदेश की धरती से भी आप बता रहे हैं, मैं तो ओवरऑल आपको बताया, लेकिन वहां क्या आप देख रहे हैं, सामाजिक गतिविधियां क्या होती है? अभी जैसे आपके गांव में कोई मारपीट हुआ, तो क्या दांगी समाज के पदाधिकारी लोग वहां पे जाएंगे और मामलों को निपटारा करेंगे, या फिर कोई वकील जाएंगे समाज के और उसको निपटारा करेंगे, या थाना पे ऐसे यूं ही उसकी स्थिति पे छोड़ दिया जाएगा? क्या होता है सर वहाँ? देखिए, एक चीज और बताऊं मैं। जी समाज अब बढ़ रही है, ठीक है। पहले जी जो रकबे थे घरों में, मतलब जो जमीन जायदाद थी, तो अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा, बढ़ती चली जा रही है। किसी के पास जी 500 बीघा थी तो अब वो 250 बीघा हो गई, फिर उनके 2 बच्चे हो गए तो 250 बीघा जी की, फिर 125 बीघा रह गई। तो उससे क्या हो, जी रकबे कम होते जा रहे हैं, तो स्थिति, पारिवारिक स्थिति भी, मतलब आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती जा रही है। तो जी कमजोर होती जा रही है, उससे क्या हो रहा है कि घरों में कलह होने लगी। अब 125 बीघा वाले, फिर उसके 2 बच्चे हो गए, तो ऐसे कर करके वो जमीन कम होती जा रही है, ठीक है। अब जसवंत विष्णु सर, हम यहाँ पे रोकना चाहेंगे। हम ये चीज कहना चाह रहे हैं कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप हम्म, जनप्रतिनिधि हैं, आपको जनता ने चुना, आपको समाज ने हम्म, चुना, समाज के जी पदाधिकारी हैं, तो समाज के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि का दायित्व क्या होता है कि हम आपस में लड़े तो आपको उसको सुलझाना, कि आपस में और लड़वाना? नहीं नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल। यहाँ पे तो देखिए, ये पहल होनी चाहिए बिल्कुल ना। जनप्रतिनिधि की एक आज के, जिम्मेदारी होती है, जी बल्कि सभी समाजों की होती है, एक विशेष समाज की तो नहीं कहूंगा। हाँ, समाज जी वाले आते हैं तो हम उनका भी बिल्कुल खुले मन से स्वागत करते हैं। सभी की जी सभी समाजों की जिम्मेदारी होती है, सभी मतलब जो जिस क्षेत्र से चुने जाते हैं उस क्षेत्र की जी विशेषकर जिम्मेदारी होती है। और देखा है हमने कई बार, हम कई पंचायतों में गए भी हैं, मेरे पिताजी भी कई पंचायतों में गए हैं, समाधान निकला भी है उससे। और कई कई बार नहीं भी निकलता, कुछ लोग नहीं मानते हैं, अड़ी डाल देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा मानना है कि ये घरेलू मामले होते हैं, और एक समाज भी हमारे एक परिवार की तरह होती है, और हम उसके सदस्य होते हैं। तो हमें जी अगर उसी स्थिति में निपटा लिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है, घर की बात बाहर ना आए तो अच्छा रहता है। ये तो अच्छी पहल है, और 2 दशक पहले हुआ करता था, एक जी दशक पहले भी हो रहा था, लेकिन 10 साल 15 साल के कंपैरिजन में क्या हो गया, वही चीज यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आखिर समाज को अचानक हो क्या गया। जितना आप हाईली टेक्नोलॉजी से लैस हुए, जितना कंप्यूटराइज हुए, उतने ही समाज और भी पीछे चलता गया, और आज दर बदर घट अथी हो रहा है, ठोकरे खा रहे हैं लोग। छोटे छोटे मामले बिल्कुल आपको थाना में ये कर रहे हैं। कल की घटना बता रहे हैं, परसों की घटना, एक यहाँ पे हमारे यहाँ गया जिला में बेलागंज थाना है, वहां पे थाना थाना का थानादार जाता है,
और एक दांगी परिवार के वृद्ध लोग जो 55, 60, 65 बरस के हैं, दोनों वृद्ध दंपत्ति की उसमें गेट तोड़कर गेट जबरदस्ती खोल करके और उसको तोड़ करके दोनों को, मीन्स वृद्ध दंपत्ति को, दोनों पति पत्नी जो दोनों हैं, दोनों को जमकर पिटाई की जाती है और वो अस्पताल में भर्ती हैं। जब मेरे द्वारा और मेरे रिपोर्टर के द्वारा जब थानेदार को फोन किया जाता है तो थानेदार क्या बताता है वहां पे कि हम नहीं गए थे, मेरा एएसआई गया था वहां पे, और एएसआई गए थे तो वहां पे ग्रामीण लोगों को, और चूंकि रात में किसी को ऐसे नहीं ले जाया जाता है, ग्रामीण और वहां के चौकीदार को ले जाया गया था और मारपीट की घटना नहीं हुई है। जबकि हम लोगों ने पूछा कि जब मारपीट नहीं हुई है तो अस्पताल में वो भर्ती कैसे हैं और उसका चोट का निशान कैसे है, दरवाजा कैसे टूटा हुआ है और बयान कैसे दे रहे हैं, तो उस पर कुछ भी करने से वो इनकार किया, साफ बोल रहे हैं कि आरोप बेबुनियाद है। तो इस तरह की घटना आए दिन एक नहीं है, इसमें सैकड़ों घटनाएं घट रही है, लेकिन इसमें न तो सामाजिक पहल हो रही है। दांगी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी को हमने निर्देश दिया और पदाधिकारी काफी युवा भी लगे हुए थे और यहाँ के राकेश बिहारी के द्वारा भी लेटर एसपी वगैरह को दिया गया है, डीआईजी वगैरह से भी किया गया है और डायरेक्ट बात करके भी पहल है और सरकार मंत्री को भी देने की योजना है। तो इस तरह के आए दिन अगर घटनाएं होंगे और सामाजिक पहल नहीं होंगे तो आखिर उनको देखने वाला कौन है? समाज आपको पदाधिकारी बना रहा है और समाज के द्वारा आप कुछ कर नहीं रहे हैं, तो ऐसे में क्या हो सकता है? समाज का दायित्व क्या बनता है? समाज का डिफिनेशन क्या है समाज के द्वारा अगर कुछ नहीं किया जाए? जी, आज के इस भौतिक युग में समाज के इस विघटन के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आकांक्षाएं जो हमारी हैं वो बहुत बढ़ गई है। ठीक है, आकांक्षाएं बढ़ गई हैं, उनकी पूर्ति न हो पाना। ठीक है, और क्या होता है, आकांक्षाएं जब बढ़ेंगी और उनकी पूर्ति नहीं होगी तो तनाव आएगा, असंतुष्टि पैदा होगी। ठीक है, और इससे क्या होगा कि लड़ाई भिड़ाई बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा और मतलब समाज में कहीं ना कहीं ये टीवी, ये मोबाइल, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी है, मतलब नुकसान भी है अगर इनका सही उपयोग नहीं होता तो। क्योंकि एक दूसरे से नवाचार खत्म हो गया, सिर्फ एक ही समाज में नहीं ना है खत्म हो गया, एक दूसरे से बात करना। सर सिर्फ यही समाज में नहीं ना है, हम अपनी समाज की समस्या को निराकरण करने के नहीं ना जनप्रतिनिधि और हम अपने समाज के पदाधिकारियों को बनाए हैं। अब समाज में तो पहल होनी चाहिए, समाज में इसका निपटारा तो होनी चाहिए ना। तो इसके लिए हम लोग चाहेंगे, चूंकि वकील साहब थोड़ा सा देर से आए हैं, जसवंत सर, हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे समाज में जो स्थितियां हैं, हेमंत दांगी सर का है कि जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक ऐसा घटना क्रम चलता ही रहेगा। हम लोगों को संगठित होना पड़ेगा, जब हम कुछ हूं तक हम काबू कर पाएंगे। तो ये बात सही बता रहे हैं हेमंत दांगी ठाकुर साहब का एक ये आया है, कमेंट आया है, बहुत ही अच्छी आपकी पहल है, अच्छी सोच है आपकी, अब अच्छा कमेंट है। तो हम ये भी कहना चाहेंगे कि हम लोगों के द्वारा एकजुटता कमी होने का कारण क्या है? ये हम आपसे पूछें, आपके पिताजी से पूछें, दादाजी से पूछें, तो इन सब चीजों पर कहीं ना कहीं तो रुकावट हुई होगी या फिर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हुआ होगा। ये सामाजिक समस्या है, सामाजिक कुरीति है, तो उसको निपटारा कौन करेगा? यहाँ पे करने के लिए क्या थानेदार आएगा तो अच्छा लगेगा? क्या दिल्ली के पदाधिकारी मध्य प्रदेश में जाके काम करें तो अच्छा लगेगा? अगर मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों के द्वारा, वहां पे सीनियर एडवोकेट के द्वारा, वहां पे समाज सेवियों के द्वारा, वहां के जनप्रतिनिधियों के द्वारा वह मामला को निपटारा कर दिया जाता है समाज के पदाधिकारियों के द्वारा, तो वो कैसी पहल रहेगी? नहीं, बहुत बढ़िया, आपका सही है कहना। देखिए, एक चीज और मैं बताऊं कि अब जो नई पीढ़ी है, जो मतलब कि 88 या 90, मतलब मैं कहूँ 85 के बाद जो जन्म लिया है जिनने,
हालांकि वो इन सब चीजों को समझते हैं और जानते भी, उनने कई बार प्रयास भी किए हैं। जैसे अब मैंने एक बात बताऊं मैं आपको कि हमारे यहाँ भी एक दांगी संगठन, युवा संगठन बना हुआ था विदिशा में। तो जी बहुत अच्छा काम किया, 10-15 लड़के थे उसमें, आज से 2 साल जी पहले। बहुत बढ़िया जी काम कर रहे थे। समाज का जी मतलब एक मैसेज जाने लगा था कि हाँ विदिशा में समाज है, दांगी समाज है। तो क्या जी हुआ कि उसमें से कुछ उनके घर वालों ने फोर्स किया कि तुम जी कहाँ जा रहे हो, क्या करना है, क्या मतलब है, ये सब चीजें छोड़ो, घर का काम देखो। मतलब घर जी वालों ने भी सपोर्ट नहीं किया, ये सबसे बड़ा कारण होता है, घर से सपोर्ट ना मिलना। मैं युवाओं के जी विषय में बता रहा हूँ क्योंकि युवा ही भविष्य होते हैं। तो जी ये बहुत बड़ी समस्या है, घर का सपोर्ट ना मिलना और अपना अपना देखना, स्वार्थी हो जाना, नहीं, ये कहीं भी तो बड़ी दो दो समस्या है। कारण भी हो सकते हैं सर, ऐसा नहीं है। जी समाज का जी सपोर्ट, घर से सपोर्ट तो मिला ही है, नहीं मिलता तो उतना आगे नहीं बढ़ पाते। समाज से भी जी जी। सपोर्ट नहीं मिल पाया होगा, चाहे तो आर्थिक समस्या रही होगी, और नहीं तो हम्म। सामाजिक सपोर्ट न मिलना भी हुआ। जिसे कहा जी जाता है जी कि जी। अब अगर अगर पूरी ये किया जाए, इस अलग अलग अंगुली को एक साथ बना ले तो एक मुट्ठी बन जाता है। तो यहाँ पे भी जी यही हो जी। जाती है कि 2, 4, 10 से वहां पे एक समूह नहीं बनाया जा सकता, 100, 200, 50 इस तरह से समूह बनता है, तो उसको अर्थ की भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि युवा वर्ग बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अब बहुत बिल्कुल सारे जरूरत युवा होती है। हैं जो जो कानून के बारे में जानकारी ही नहीं है, कानून का पाठ पढ़ाया ही नहीं जाता है। अब यहाँ पे है क्या कि समाज में 80% लोगों को कानून की समझ ही नहीं है। आपका समाज में क्या दायित्व है, क्या आपका अधिकार है, ये भी मालूम नहीं है। तब अब उनके सामने तो ऐसी ऐसी स्थितियां आएगी ही। तो हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है कि हमें युवाओं को अब प्रशिक्षित करना होगा। युवाओं को हर तरह से, मोबाइल तो है उनके पास, लेकिन ये उनको नहीं पता है, ये नहीं समझ में भी जाननी चाहिए। 10, 20 जो है, या आईपीसी की धाराएं भी जान लें, इससे क्या हो सकता है, पुलिस हमको कैसे पकड़ सकती है, पुलिस का अधिकार कितना तक है। कोई महिला को ऐसे कोई पुलिस, जनरल पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, बिना कोई वारंट का जो है कोई किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो ये इन सब चीजों के बारे में जानकारी 80% लोगों तक नहीं है, जिसके कारण हमारा समाज ठगा सा भी महसूस कर रहा है, और सामने मुंह ताकते रह जाता है। और आपके सामने कोई पीट के निकल जाता है, अपहरण करके निकल जाता है, मारपीट करके आप छेड़खानी करके निकल जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजों को हम लोग गिना नहीं सकते हैं, बहुत सारी। मतलब हम लोग को तो इतना केस आते हैं, कितना समस्या आता है कि हम लोग सुनकर उसको जितना रास्ता बताने लायक होता है बताते हैं। अब बाकी मामला जब कोर्ट तक पहुंच जाता है तो उसमें हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो वही चीज लगता है कि इसको छोटे स्तर पे भी समस्या को समाधान किया जा सकता है, किया जा सकता था, लेकिन होता नहीं है। यहाँ पे हम लोग को कम्युनिकेशन गैप हो जाती है, और उन्हीं चीजों पर हम लोग को समस्या का समाधान करने की जरूरत है। तो इस पे क्या पहल हो सकती है, ये आपके द्वारा भी जानना चाहेंगे, क्योंकि वकील साहब का लगता है नेटवर्क सही नहीं है, उसके चलते लेफ्ट हो जा रहे हैं। तो नहीं उनसे ही देखिए, आज हमारा, बिल्कुल सही। उनके बिल्कुल लिए बिल्कुल काफी आपका प्रश्न कहना थे। जी जी, बोला जा नहीं, सकता हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, मौसम भी खराब हो जाता है। है, हाँ मानसून का समय है। जी तो बिल्कुल सही है, आपका कहना सही है, जागरूकता लानी पड़ेगी। जागरूकता है लेकिन उसमें चेतना भी लानी पड़ेगी, चेतना की बहुत कमी है। जी उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है किसी भी चीज को लेके। देखिए मैं बताता हूँ कि मेरे पिताजी ने शांत होने के पहले वो जी समाज के कई कार्यक्रमों में जाया करते थे, जी हमारी समाज में भी और अन्य समाजों में भी। तो जी वो घर आके बोलते थे, जैसे तेरहवीं जैसे कार्यक्रम में शादियों में भी जाया करते थे, वो घर जी आके बोलते थे कि यार हमारा समाज इन सब चीजों में बहुत बर्बाद है। मतलब आडंबर में, दिखावे में, कि 13वीं कर रहे हैं तो 1000 लोगों को बुला रहे हैं, 500 2000 लोगों को बुला रहे हैं, शादी कर रहे हैं 5000 लोगों को बुला रहे हैं, फिजूल खर्ची। तो कहने लगे यार एक काम करना, तुम जब भी मैं खत्म हो जाऊं तो उसके बाद तुम है ना
मेरी तेरी भी मत करना। तेरी भी से मतलब सीमित सीमित लोगों के साथ करना, मतलब सिर्फ ब्राह्मण और कन्या भोज या परिवार के सदस्य, सिर्फ अपने ही लोग। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, आवाज आ रही सर। चलिए, कभी कभी फोन भी आ जा रहा है मेरे पास, तो उसके चलते दिक्कत हो रही है। जी जी। तो हाँ फिर हमने कहा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, हम तो अच्छे से जी करेंगे, क्या जी। बोलेंगे लोग। नहीं नहीं नहीं, कह हाँ लगे ऐसा मत करना। कह लगे मैं अब बहुत से समाजों में जाता हूँ और अपनी समाज में भी जाता हूँ, मैंने देखा है कई सारे गरीब लोग हैं, हमारे रिश्तेदार भी कई गरीब है समाज के लोग, तो उनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, लेकिन वो शर्म, सिर्फ शर्म के कारण कि यार लोग क्या कहेंगे, हम ये कार्यक्रम बढ़ चढ़ के ही करें, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। तो गहने गिरवी रख रहे हैं, तेर भी कर रहे हैं, गहने गिरवी रख के, मतलब सिर्फ शर्म के मारे। कोई आपसे मैं पूछता हूँ कि तेरी भी जैसा कोई कार्यक्रम कोई शौक से करता है क्या? आप बताइए मुझे। कोई करता है क्या? कोई नहीं करता शौक से, सिर्फ मजबूरी में करते हैं। और उसमें क्या हमारी समाज सिर्फ शर्मा शर्मी में, यार लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। ऐसे ही शादियों में दिखावे में कि उसने उस गार्डन से कर ली तो हम उस गार्डन से करेंगे, उसने ये बनवाया तो चलो हम तो अब ये बनवाएंगे, सिर्फ दिखावे में और आडंबर में। तो हमने एक मैसेज देने की कोशिश की पिताजी के माध्यम से, तो हमने फिर वो कार्यक्रम नहीं किया। हम चाहते तो 10,000 लोगों का भोजन भी करा सकते थे, सक्षम थे सारी चीज की, लेकिन हमने वो नहीं किया। कई समाज के लोगों के फोन आए, लोगों ने बोला, घर आके बोला, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, दादा का इतना बड़ा नाम था, मत करो तुम। तो हमने फिर कान बंद कर लिए थे, हमने किसी की नहीं सुनी, हमारे पिताजी की इच्छा थी हम वो करेंगे। तो फिर मैंने भी कई कार्यक्रमों में सार्वजनिक तौर पे कहा है, वासोदा में हुए, विदिशा में भी हुए, गुजरिया मिलन समारोह होता है हमारे समाज में, अभी 1-2 साल से तो बंद है कोरोना के कारण। वासोदा में भी पिछली बार एक अच्छा बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ था, वहां भी मैंने बोला था कि हम उनकी उस जगह जो पैसा जो बचा रहे हैं उसको हम जसवंत सर, आवाज जा रही है समाज। हमारी हम तक? हाँ हाँ, आ रही है। जी, ये हम लोग जानना चाह रहे थे कि सर कि समाज में जी जो छोटी छोटी बड़ी जो घटनाएं हो रही है, पहले इसका निराकरण होता था, अब कहीं न कहीं उसका ह्रास हुआ है या कमी हुई है, तो उसके लिए क्या सार्वजनिक पहल किया जा सकता है, या आप लोगों के द्वारा क्या कदम उठाया जा सकता है? किस संबंध में मैं कट गया था? जी जी। किस संबंध में बात कर रहे हैं आप? जो समाज में झगड़े हो रहे हैं, अच्छा अच्छा। समझौता जो पहले हुआ करता था, जी जी। खेती बाड़ी को लेकर, या फिर महिला समस्या को लेकर, महिला उत्पीड़न को लेकर, दहेज के समस्या को लेकर, या शादी विवाह से रिलेटेड कुछ हुआ, डॉरी एक्ट से रिलेटेड हुआ, तो इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग चाह रहे हैं कि इस पे कुछ ठोस पहल उठाए जाए। जिसे हम लोग, हाँ हमारा एक ओपिनियन है दांगी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का कि दांगी कोर्ट का शुभारंभ किया जाए। हाँ हाँ, तो अच्छा इस तरह का प्रयास है। बहुत बढ़िया, अच्छी आपका पहल होना है। सुझाव चाहिए। इसमें क्या हो सकता है? जी, हाँ हाँ। आपका सुझाव चाहेंगे हम सर कुछ। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो समाज में विचारों की जो भ्रांतियां हैं जी वो मिटना चाहिए। जी जी समाज में विचार जब तक नहीं मिटेंगे, एक विचारधारा के व्यक्ति नहीं होंगे, समाज जी के उत्थान, समाज की समृद्धि के प्रति आप जिम्मेदार नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। हमें खुद समाज के प्रति जिम्मेदार होकर आगे रहना पड़ेगा कि भाई समाज में इस तरह की भ्रांतियां क्यों हो रही हैं, आपस में लड़ रहे हैं, इसके बाद भी विवाद बढ़ते जा रहे हैं, सुलझ क्यों नहीं रहे हैं। और छोटी छोटी सी बातों पे लेके हमने देखा है अपनी समाज में, अपन जब छोटी मोटी बैठकें करती हैं उसमें भी ऐसी बातें आती हैं, कुछ ऐसा होता है कि भाई कुछ चीजें निगलेक्ट करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ जो अपने समाज के उपयोग की चीजें उसको ग्रहण करो, जो नहीं है उसको निगलेक्ट करो। इन चीजों का बेहतर अपने ध्यान रखना चाहिए।
और जहाँ तक परिवारों में विवाद का, जैसे आपने बताया, तो ये डिवाइडेड संपत्ति के डिवाइडेशन में त्रुटियां होती हैं। अब त्रुटियां ऐसे होती हैं, ये भी मैं आपको बता दूं कि पूर्व में अपने जो पूर्वज हैं, अब डिवाइडेशन उनने नहीं किया, अब आगे बच्चों में विवाद बढ़े, इससे पहले ही अपन उसका डिवाइडेशन कर दो भाई। डिवाइडेशन ऐसा नहीं है कि अपन परिवार अलग अलग हैं उसको खेती करो। मैं तो कहता हूँ कि सारे व्यवसाय हो, खेती हो, आप खूब भाई भाई मिलके करें, साथ में करें, साथ में रहें। हाँ, अब डिवाइडेशन आप जो चाह रहे हैं भूमि का, प्रॉपर्टी का, हाँ वो उसका दस्तावेजी काम अपन अलग कर लें। अपने जब तक विचार मिल रहे हैं, जब तक हमारा परिवार एकजुट है, तो ओनली दस्तावेजों में है। और जिस दिन विचारों में मतभेद होता है परिवार में, उस दिन अपन खुशी खुशी अलग रहो। अब होता क्या है, अब आपको हमारी समाज में कुछ जगह क्या होता है कि भाई विवाद प्रॉपर्टी से बड़ा। जी, आवाज आ रही सर? तो हम कुछ क्वेश्चन कमेंट्स आए हैं, उनको थोड़ा पढ़ देना चाहूंगा। अरविंद दांगी जी बता रहे हैं कि ये डिसीजन सही है कोर्ट वाला, तो दांगी कोर्ट का शायद इन्होंने समर्थन किया है। हेमंत दांगी ठाकुर सर बोल रहे हैं, आदरणीय भाई साहब आपका प्रयास सार्थक है, कोटि कोटि धन्यवाद। हम थोड़ा सा कमेंट कुछ पढ़ दे रहे हैं सर। कमेंट कुछ आया है, उन लोगों का पढ़ना जरूरी है। कल्लू सिंह दांगी जी का बता रहे हैं कि दांगी समाज में लड़के कुंवारे घूम रहे हैं, इनका क्या कारण है? कारण बताइए। ये नहीं, ये भी इनका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस ओर भी हमें चिंता करने चाहिए। कुंवारे का कारण है भाई। हाँ, एक मिनट सर, मैं इसका जवाब दे दूं क्या? हाँ जरूर, हाँ इसका जवाब दे दें, एक एक करके हम लोग चलें तो कुंवारे का एक अपन एक कारण ये भी समझते हैं भाई, आप बेटियों को भी तो पैदा करो, वो क्यों रोक रहे हो? सही बात। आपने तो सोनोग्राफी चुपके से करा ली, हाँ बेटा है भाई बहुत है ऑपरेशन करा लिया, ये इस तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे क्या? सबसे बड़ा कारण तो यही है बेटा कम, बेटे बढ़ रहे हैं, बेटियां कम हो रही हैं, आप ये सोच रहे हैं कि उनको दहेज देना पड़ेगा। अरे उनको शिक्षित करो ना, सही बात है, दहेज प्रथा खत्म करो, ऐसे लोगों से मेलजोल करो। अब जी बोलिए सर। डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो काफी ज्यादा है, मीन्स 1000 लड़कों पर 900 कुछ लड़कियां हैं। हाँ, 900 कुछ। अब 100 लड़के का शादी नहीं होगा, अब वो तो खोजेंगे। अब जब लड़की को आप गर्भ में मार रहे हैं, अब घर में आ रही है, उसको आप तिलक दहेज को लेकर मार रहे हैं। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, इन सब चीजों पर तो हम लोग को गौर करना होगा। पढ़ाई लिखाई भी आप सही से नहीं करने दे रहे हैं, बेटे बेटियों में अंतर कर रहे हैं, इस पे अभी से ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल के बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। आपके यहाँ एक बहुत अच्छी पहल शुरू की गई है, जिसको हम लोग को बढ़ावा देने की जरूरत है, और हम लोग उस कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट भी करना चाह रहे हैं डांगी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की ओर। सामूहिक विवाह बहुत अच्छी पहल है आपके यहाँ, बिना तिलक दहेज की शादी विवाह जो आपके यहाँ हो रही है, सामूहिक विवाह बहुत बढ़ावा देने की जरूरत है उसको। हम तो चाहते हैं कि पूरे भारत वर्ष में इसको लागू किया जाए। बिहार, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, बंगाल, हर जगह लोग इसको ये करें। विदिशा जिले में तो काफी पहले से चल रहा है ये कार्यक्रम। हाँ जी। सम्मेलन होते हैं, गुलाबगंज में बहुत पहले हुए हैं, इनके विष्णु प्रताप जी के पिताजी उसमें बहुत भाग लिया है। उस समय समाज के लोग बहुत बढ़ चढ़ के करते थे उसको, तो बहुत जिले में पहले नंबर 1 था अपना ये दांगी समाज का विवाह सम्मेलन गुलाबगंज का। बहुत सही बात है। अभी कुछ दिनों से, कुछ दिनों से ही या कुछ साल से बोलो, 1-2 साल से ही अब नहीं वकील साहब, उसमें भी अब प्रगति आ जाएगी। धर्मशाला में हम लोगों ने अभी 2-3 मीटिंग कर ली है कोरोना के पहले, और उसके ट्रस्ट के विषय में भी पूरी चर्चा हो चुकी है। और अपन एक ऐसा अभियान करेंगे, आप सबको भी जोड़ेंगे उसमें,
वासुदा एक तारीफ करूंगा, वासुदा संगठन की बहुत बढ़िया काम किया है। मतलब कुछ प्रेरणा भी मिली है हम लोग युवाओं को वासुदा से, इतने कम समय में इतनी अच्छी बढ़िया धर्मशाला बना दी। और आज भी उनका बढ़िया, मैं देखता रहता हूँ सब चीज, मतलब हर चीज की एक पारदर्शिता है उसमें। कौन कितने पैसे दे रहा है, किस चीज में पैसे लग रहे हैं, एक पारदर्शिता है उसमें। तो उसमें हमने हमारी एक ट्रस्ट में एक मीटिंग हुई थी अभी फरवरी के महीने में। तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि जैसे राम मंदिर अभियान चला था, जो जागरूकता अभियान चला था, ऐसा गुलाबगंज विदिशा विदिशा मतलब विदिशा विधानसभा, मेरा कहने का मतलब विदिशा विधानसभा में जैसे जितनी तहसील हैं, उन सभी तहसीलों में हम गुलाबगंज धर्मशाला निर्माण समिति के नाम से एक ट्रस्ट बनाएंगे। और उसमें टोलियां की टोलियां बनाएंगे कि इतनी टोलियां यहाँ जाएंगी, इतनी टोलियां यहाँ जाएंगी, पर उनसे ऊपर एक एक टोली रहेगी जो बड़ी निगरानी समिति रहेगी, उसका फिर एक अध्यक्ष रहेगा। उस पूरे विषय पे हमारी चर्चा भी हो चुकी है। अच्छा, फिर ये कोरोना आ गया मार्च के महीने में, हो सकता है आपको भी उस विषय में जानकारी हो। तोरन सिंह जी के साथ में बैठक हुई थी हमारी गुलाबगंज में। तो इसीलिए अच्छा, उसमें कुछ बहुत काफी सुधार भी आ गया। आप गुलाबगंज जाएं देखें तो धर्मशाला में स्टेज भी बन गई, जो बीच में जो ग्राउंड है, एक बात कहूँ विष्णु भाई, हाँ अपन आपस में बात न करके सर के जो क्वेश्चन है उनका जवाब दें, अपन तो बात करते रहेंगे। हाँ सर, और चलिए नहीं, मैं उसी विषय पे आ रहा था। आगे ये पर ये सुजीत कुमार बता रहे हैं कि सर मैं लड़का लड़की में विभेद नहीं मानता हूँ। हाँ, बचपन का मित्र बिन्नू भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। सेठ हमीद दांगी जी बता रहे हैं। हाँ, रमेश प्रसाद दांगी जी बता रहे हैं सबसे बड़ा पाप दहेज प्रथा। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, उनका कहना सही है। रमेश प्रसाद दांगी जी भी बोल रहे हैं कि दांगी कोर्ट की समर्थन करते हैं और उसके लिए जय हिंद बताएं। अच्छी बात है। हेमंत दांगी चलिए आते हैं। हेमंत दांगी ठाकुर जी बता रहे हैं आदरणीय भाई साहब आपका प्रयास सार्थक है, कोटि कोटि धन्यवाद। रमेश प्रसाद जी बोल रहे हैं समाज को इस तरह की घटना को पूरी गंभीरता से लेनी चाहिए, तभी तो भ्रष्ट लोग का नाश होगा। बिहार प्रदेश किसान मोर्चा कार्यकारिणी समिति, जय हिंद, TW। सही कहना है रमेश जी भाई साहब का भी इस संबंध में। समाज की सेवा हमारा धर्म है। हाँ, सेवा हमारा धर्म। हाँ, समाज की सेवा हमारा धर्म तो है। अब लिखने से थोड़ी सब कुछ हो जाता है। अपन जैसे लिख दें बोल दें भाई, उस पे आप दूसरों को, आपके मन में तो है, आप करना भी चाहते हैं, आप दूसरों को जब तक प्रोत्साहित नहीं करेंगे, मोटिवेट नहीं करेंगे, तो वो कैसे संगठित होगा समाज। कुछ लोग हिसाब से कह रहे हैं। हाँ, कुछ लोग तो क्या अब सब हैं, समझते हैं, जुड़े भी हैं और अपने आदर्शों पे भी चल रहे हैं। भाई अपना कुछ समर्पण भी तो दो समाज के लिए भाई, जो नहीं जानता उसके लिए भी तो सिखाओ। आप सिखाने से बहुत कुछ होता है, ये कभी कम नहीं होता। ये शिक्षक की तरह अपनी शिक्षा है, जितना आप खर्च करोगे उतना ही वृद्धि होगी उसमें। जी, रमेश कामदार जी बोल रहे हैं दांगी रमेश कामदार उतवाड़ धर्मदार कमदार नवयुवक दांगी राष्ट्रीय दांगी नवयुवक दांगी समाज के सभी लाइव कार्यक्रम एवं दर्शकों को राष्ट्रीय त्यागी युवा संघ वर्ग की ओर से बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। रामरती जी को बताना था कि दोनों समाज सेवियों को मेरा मानना है कि हमारा समाज बहुत से मामले में पहले ही समाज से सुलझा लेते थे, इसी कारण न्याय के क्षेत्र में हम पीछे। बिल्कुल रामरती जी, थोड़ा सा आपको चाहेंगे सर। हाँ, रामरती जी का कहना बिल्कुल सही है। मैं अभी वही बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारी समाज इस संबंध में पीछे है, न्याय के क्षेत्र में भी। और मैं तो ये कहता हूँ आपके पास कोई अलग से आपका
साइड में कोई काम चल रहा है और वकालत के लिए समय है, तो उसमें आप आगे बढ़वाइए, लोगों को आगे करिए, ताकि हमारी समाज न्याय के क्षेत्र में जाए। इसमें तो काउंसलिंग हम लोग सिर्फ बीच बीच में करते रहते हैं। जी जी। और हमारा ये पहल है कि हर जिले में सामाजिक संगठन के लोगों के द्वारा या फिर जो एडवोकेट हैं या फिर रिटायर्ड जज हैं या जज जो अभी हैं प्रैक्टिस में, जो प्रैक्टिस में जो वकील हैं, वे लोगों की पहल से एक जिले स्तर पर एक दांगी कोर्ट का निर्माण किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। जिन्हें मामूली फीस लेकर 100, 200, 300 रुपए फीस लेकर उनके मामले को निपटारा किया जा सकता है। और बहुत बड़ा बड़ा मामला भी हम लोग बैठ के आपस में सुलझनामा कर सकते हैं। ज्यादातर मामलों को हम लोग सुलहनामा करेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं। समाज कोर्ट में भी वही होता है, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, सब काम वहीं पे जाके ये होता है। अंत में राजीनामा ही होता है, सुलह होती है। अब अदालतों में लोक अदालतें जो चल रही हैं जी, ये लोक अदालतें बहुत अच्छी पहल है जी। और मैं तो ये समझता हूँ हमारी समाज भी ऐसी ही लोक अदालत लगाए ताकि कोर्ट में जाने की नौबत ही ना आए कि भाई कोई विवाद है, हाँ विवाद है, वकील साहब को बुला लो, 4 लोग इकट्ठे हो जाओ, 4 रिश्तेदार इकट्ठे हो जाओ, बैठ जाओ, अपना काम निपटाओ, फुर्सत करो, भाई तुम अपना देखो, तुम अपना देखो। ये होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कोर्ट में तो जाने की नौबत ना आए, भगवान ईश्वर करे कोई कोर्ट में ना जाए। मैं तो ये तक कहता हूँ, एक अस्पताल हुआ, थाना हुआ, कोर्ट हुआ, इनसे भगवान बचाए। ठाकुर सुरेंद्र सिंह दांगी जी बता रहे हैं कि दांगी समाज का जिला विदिशा से प्रतिनिधित्व करने वालों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद। और हेमंत दांगी जी को बता रहे हैं विदिशा जिले का प्रतिनिधित्व के लिए हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। शीला दांगी जी बता रहे हैं जय दांगी। हेमंत जी यहीं के हैं, रहने वाले, लेटनी गांव है, बहुत सबसे ज्यादा सक्रिय व्यक्ति हैं समाज के। हेमंत जी के बारे में तो मैं कहूंगा कि बहुत सक्रिय व्यक्ति हैं। और अब उनके बारे में क्या कहें, वो फेसबुक पे तो ये मान लो कि वो सक्रिय रहते ही हैं, किसी का जन्मदिन की बधाई देना नहीं भूलते। हाँ, ये उनका एक विशेषता है। जी सही बात। रॉकी सिन्हा जी बता रहे हैं आप सभी का स्वागत है। थैंक यू। ठाकुर रघुवीर दांगी जी का जय दांगी। रघुवीर सिंह जी हैं। अपने ठाकुर साहब भी कम नहीं है साहब, सोशल मीडिया पर और समाज के उसमें काफी उनका योगदान रहता है, सक्रिय भी रहते हैं। ऐसा नहीं, कोई कहीं कार्यक्रम में तो पहुंच जाते हैं। रमेश दांगी जी बता रहे हैं कि समाज को सच्चाई की ओर ले जाने के तन मन धन से समर्थन। जय हिंद। रंजन कुमार निराला जी का कहना है कि जी लोग बिन तिलक दहेज के शादी करते हैं, उनको समाज में खूब पब्लिसिटी करने की जरूरत है। और वैसे लोग जो तिलक लेकर शादी विवाह करते हैं उनका क्रिटिसिज्म होना चाहिए। हाँ, इनका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं तो ये कहता हूँ कि इस पे भी डिस्कस की जाए तो बहुत अच्छी बात है। नरेंद्र सर भी इस फैसले का स्वागत किए हैं। हाँ, क्या तो है, हम चाहेंगे, सही बात है, जब वकील साहब रखेंगे इसके बाद जी, आप जब सगाइयाँ होती हैं, अगर तिलक लेते हैं लोग तो उसपे कितने आरोप लग सकते हैं। जैसे अब डोरी एक्ट लगते हैं सर, इसके अलावा कौन कौन से प्रावधान है, उसपे थोड़ा सा और चर्चा करेंगे तो बेहतर होगा। अपराध तिलक लेने वाला दोषी है। हाँ, अच्छा, लेने वाला है कि देने वाला दोषी है। जी। ये तो साहब देखो, ताली तो 2 ही तरफ से बज रही है। हाँ, ये तो आप भी देना चाहते हैं भाई, आपको अच्छा घर मिल रहा है, वो भी सोच रहे हैं यार अच्छा घर। अब अपन को जब अपना बेटा नौकरी कर रहा है, इतनी जमीन जायदाद है, तो कुछ तो मिलना चाहिए। ये भ्रांति है ना, अपने दिमाग में तो ये भरा है ना। अब ये नहीं देख रहा है कि बेटा तो कमाने लगा, उसके पास तो सब कुछ आ गया, पहले तो कुछ नहीं था, तो आप इस बार अपन गरीब घर की बेटी ले आए।
सही ये बात। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अभी तो ये सोच समाज में लोगों की बदलना चाहिए। जी और मैंने तो जहाँ वकील साहब तक घोषणा कर दी, दोनों बेटे हैं, दोनों का बिल्कुल दहेज नहीं लूंगा, मंदिर से शादी करूंगा। अरे आप तो आपने घोषणा कर दी, आप शादी कर देंगे इस तरह की। हम्म। अब दूसरों को नहीं ये लूंगा, संदेश तिलक भी जाए नहीं उस लूंगा। पे। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ऐसा इस पे दूसरे लोग अमल करें इस चीज को, तो काफी परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्योंकि आना ये पड़ेगा, देखो किसी ना किसी को तो आना पड़ेगा। हाँ, और इन सब जो चीजों के दहेज आज हत्याएं नहीं, होती हैं, कब काफी काफी समय बाद परिणाम मिलेंगे, दूरगामी परिणाम दहेज मिलेंगे। हत्या के कारण तो यही है सबसे बड़ा, लेन देन का। अब भाई लड़की वाला तो परेशान है, उसने पता पड़ा कि 5 लाख देना है। अब सर, उसको 5 लाख जी देना है, पता पड़ा 50,000 कम पड़ गया, वो तो अड़ गया। भाई 50,000 नहीं दे। अब जिन बेटी ससुराल पहुंच गई, जीवन भर उसको 50,000 के लिए टोचरे खाएगी। भाई 50,000 पूरे नहीं किए थे, इतने कम दे दिए थे, तेरे बाप ने ऐसा किया, ऐसा बोला था, ऐसा किया। ये चलिए जसवंत सर से एक क्वेश्चन और है, सर इसके जी लिए जी क्या किया जाए? हम लोग दांगी कोर्ट के लिए जो किए कि जिले स्तर पर दांगी का जितना भी मामला है वो अपने समाज में आए और उसको समाज के पदाधिकारियों या बुद्धिजीवियों के द्वारा निपटारा किया जाए, इस पे क्या किया जा सकता है? बिल्कुल सही है सर। जो न्याय में विशेषज्ञ हैं, न्याय के संबंध में जिन्हें जानकारियां हैं, अभी जी एक अपने राज्य शासन में एक संशोधन भी हुआ है ग्राम न्यायालय का। जी ग्राम न्यायालय से कुछ न्याय के जानकार लोगों को ही उन्होंने सदस्य बनाया था उस समय। अब तो ग्राम न्यायालय के चली ही नहीं है, हमारे यहाँ एमपी में यही हुआ था ग्राम न्यायालय का। तो जी जो न्याय के भेद भेदता हैं, जानकार हैं, वो यदि अपना संगठन करके और एक कहते हैं कोचिंग या इंस्टीट्यूट, अरे जी समाज हित में ये यदि समाज हित में खोलें और समाज के लिए करें तो बहुत कुछ आगे ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अभी अभी ये अपने देखा है, अपराधों में थानों में एक परिवार परामर्श केंद्र चलता है। परिवार जी परामर्श केंद्र आपने सुना होगा। जी जी तो सुना। ये अपनी समाज का परिवार परामर्श केंद्र बन गया। यदि आप वाह चाहें तो अपना समाज का परिवार परामर्श केंद्र, जो आपका कोर्ट कहना है, मैं इसको परिवार परामर्श केंद्र कहूंगा समाज का। वाह, बहुत सही ये बात खुलना चाहिए। ये यदि खुलता है और पहल लोग करते हैं तो काफी हद तक हमारे समाज में झगड़े फसाद, जो पारिवारिक विवाद हैं, उनको जी सुलझाने में काफी हद तक मदद मिलेगी हमको। होना चाहिए सर, और इस पे भी हम लोग प्रयासरत हैं। और बिल्कुल, बहुत हम लोग बढ़िया। जैसा कि आपने जैसा बताया कि जिला स्तर पर एजुकेशन एक कोचिंग खोलनी चाहिए, तो हम हम्म। आवाज कट गई। आवाज नहीं आ रही। हम्म। ओ विष्णु जी, बोनी वगैरह सब हो गई, फ्री हो गए? बौनी हो गई वकील साहब, बारिश की अच्छा, समस्या हो रही थी ना। हर जगह ये अपने पूरे उसमें ही तो बता रहे हैं। ठीक है, आ गए सर, हो गए कनेक्ट। हाँ हम्म। एक्चुअली हाँ हो सर। क्या रहा है कि फोन आ जा रहे हैं, उसके चलते दिक्कत हो जा रही है। हाँ, नहीं वो कोई तो बात नहीं, आती है दिक्कत। मैं भी कोई बात परेशान नहीं। अभी इसी में हो रहा था। तो हम समझते हैं कि बहुत सारी चीजों पर हम लोग बातचीत किए हैं, और हम लोग 2-4-5 मिनट में हम लोग 15 तक सेशन को समाप्त करेंगे, क्योंकि जी एक डिमांड भी आया है और कमेटी के द्वारा एक विचार भी किया गया है, जी क्योंकि जी। 1.5 घंटे से ऊपर जाने में हम लोग का लाइव का थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाए, घट रहा है। हम नहीं, लोग सही प्रयास बात। कर रहे हैं
कि 45 मिनट के अंदर लाइव को हम लोग समाप्त करें अगले दिन या फिर आगे हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चूंकि दो पैनलिस्ट यहाँ पे हैं तो उन लोगों को समय देना पड़ता है और समय लेना भी जरूरी है। हम थोड़ा सा आना चाहेंगे विष्णु प्रताप सर के पास। तिलक दहेज प्रथा के लिए जो वहाँ पे आप लोग सामूहिक कैंप चला रहे हैं उस पर थोड़ा सा विस्तार से रखें। वहाँ पे क्या क्या, जैसे आपके दादाजी भी जाते थे, पिताजी भी जो कार्यक्रम में जाते थे, तो कार्यक्रम क्या क्या चल रहे हैं और क्या अच्छाई है उसको प्रदर्शित करने की जरूरत है। जी जी जी, मैंने आपको पिताजी के बारे में तो मैंने बता ही दिया था कि पिताजी की क्या सोच थी और उसको हमने किस आधार पे उसको बढ़ाया, उनके नाम से ही आगे बढ़ाया और अच्छा मैसेज भी गया। कुछ रिश्तेदार हैं जो हमारे जो सक्षम नहीं है, गरीब हैं, उन लोगों ने भी ये कार्यक्रम नहीं किए। उदाहरण ये देकर कि जब उनने नहीं किया ये कार्यक्रम, उनके बच्चों ने नहीं किया, तो फिर अपन भी नहीं कर रहे हैं, ऐसी सोच करके। अच्छा, ऐसे ही एक बहुत अच्छा समय है मेरे हिसाब से ये 2 साल से, जब से ये कोरोना आया है, क्योंकि इसको हम इससे अच्छा बेहतर समय कभी नहीं मिला होगा कि हम शादियों को सीमित करें। कोई भी कार्यक्रम समाज में, चाहे तो वो 13वीं का कार्यक्रम हो या विवाह का कार्यक्रम हो। अब कल मेरे पास एक पत्रकार जी का फोन आया था जी, तो बोल रहे थे कि सर एक चीज बताइए, हम ये जानना चाह रहे थे कि कोरोना के लॉकडाउन के बाद क्या परिवर्तन आया है लोगों में शादी करने में, मतलब क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो मैंने उनसे कहा, मेरे साहब बहुत फायदे हैं, लोग तो बहुत फायदे के नारे हैं। हाँ, नुकसान इतना है कि हम वहां नहीं जा पा रहे हैं, हम उनकी टॉप 10 की लिस्ट में नहीं है, हम नहीं जा पा रहे हैं। तो कहने लगे अच्छा बताइए कैसे क्या है। मैंने कहा देखिए लाखों रुपये बच रहे हैं साहब। देखो आप एक बात बताऊं, गार्डन आज के समय में 1 लाख 1.25 लाख से कम में नहीं हो रहा है कोई भी गार्डन। 2 तक पहुंचता है, ठीक है ना, 2 तक पहुंच जाता है। हलवाई आपका 50,000 से कम नहीं लेगा। अब जब आप 2,000 लोगों का खाना बनवाओगे, ठीक है, लाइट वाला बिल उसी दिन से चालू, मंडप के दिन आप पहुंच गए, आपकी रेटिंग लिखा जाएगी। बिजली के बिल आप देख ही रहे, रेटिंग कितने हाई है ना। तो अब घोड़े वाले, अच्छा अब हो क्या रहा है कि अगर आज आप लॉकडाउन के बाद शादी कर रहे हैं तो हर चीज महंगी मिल रही है, महंगाई है। आज डीजे वाले से बात करने जाओ आप, वो भी महंगी बात कर रहा है, मतलब बड़े रेट बता रहा है। आप बैंड बाजे वाले के, अब वो भी क्या, अब इतने समय से बैठे हैं बेचारे, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे फायदे हो रहे हैं और मेरे हिसाब से बल्कि शादियों को ऐसे ही सीमित करके फोन के माध्यम से बुला के, बल्कि एक समाज का पूरा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करें जिला स्तर पे, ठीक है, जिला स्तर पे कार्यक्रम करें, सब लोग मिलना हो जाए। कुछ लोग ये बोलेंगे कि यार इससे मिलना नहीं हो पाता लोगों का, सामाजिक कार्यक्रम में मिलना हो जाता है। तो आप एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करिए ना, ऑर्गेनाइजेशन करिए, सब लोग मिल के करिए, जिला स्तर पे करिए, सब लोग मिलेंगे तो ये भी एक सुधार है, मतलब समाज में, मतलब उससे संपर्क बढ़ेगा, एक दूसरे से मिलना बढ़ जाएगा और ये फिजूल खर्ची खत्म हो जाएगी शादी में। क्योंकि बहुत सारे रिश्तेदार हमारे मतलब बेचारे को स्थिति नहीं है शादी करने की। तो ये बहुत अच्छा समय है मेरे हिसाब से 13वीं जैसे कार्यक्रम को सीमित करने का, शादियों को सीमित करने का। समझदारी तो इसी में है मेरे हिसाब से, इन सब चीजों को बंद करें, आडंबर खत्म करें। मुझे बुलाता है कि साहब शादी में जाओ, मैंने भैया हाथ जोड़ रहा हूँ, आप तो उतने लोगों में कर लो जो आपके खास हैंगे और उन्हें ही बुलाओ, फिर अपन कभी मिल लेंगे। और इस चीज को सीमित करो, और यही मैं आपके माध्यम से मैसेज दे रहा हूँ, इन सब चीजों को सीमित करें, विनम्र निवेदन है मेरा, क्योंकि हमारी समाज सबसे ज्यादा बर्बाद है। एक क्वेश्चन है उनका कि DWS से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो अपने उपलब्धियों को भी लोगों के बीच रखें। तो हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं, एक्चुअली हम लोगों का एक ये है कि हम कर्म पे विश्वास कर रहे हैं। सिर्फ बड़ा बड़ा बैनर लगाने से हम
उसकी मान्यता नहीं समझते हैं, लेकिन ये है कि जो अच्छे कर रहे हैं या फिर जो बिना तिलक दहेज के शादी कर रहे हैं, तो वैसे लोगों की स्टोरी हम प्रदर्शित करेंगे और हम वेबसाइट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर वैसे जो युवा या युवतियां जो बिना तिलक दहेज के शादी करना चाहेंगे तो उन्हें भी हम प्रदर्शित करेंगे, हम आगे लाएंगे, उनके स्टोरी को हम लोगों को दिखाना चाहेंगे। तो ये हम लोगों की एक पहल है, एक हम लोग का थीम है और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं धीरे धीरे। क्योंकि अभी तो संगठन धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रहा है और अपने कार्य योजना को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि अंतिम करने के लिए दो बात और कुछ जोड़ना चाहेंगे सामाजिक उत्थान के लिए और समाज के लिए कुछ नया संदेश वकील साहब के द्वारा, और उसके बाद हम सेशन को समाप्त करना चाहेंगे। बिल्कुल सही। समाज के उत्थान के लिए समाज को एकजुट रहना होगा जी, विचारों में मतभेद को मिटाना होगा जी। और विष्णु जी ने जो कुरीतियों के बारे में बता दिया है, एक तो वो चीजें हैं, अब उनको दोहराने से अब कोई मतलब नहीं है। और परिवार में बच्चों को शिक्षित करो, आप उनको आगे बढ़ाओ, बिल्कुल राष्ट्रभक्ति सिखाओ, अपने धार्मिक त्योहारों के बारे में बताओ, धार्मिक त्योहारों को समाज के भजरिया मिलन कार्यक्रम होता है, आप ये धूमधाम से करो। शस्त्र पूजन का कार्यक्रम होता है, ये धूमधाम से करो। समाज में मिलने बैठने जुलने का लिए एक ये बहुत अच्छे अपने त्योहार भी हैं, कार्यक्रम का कार्यक्रम है। और इस एक त्योहार के बहाने से हम अपने समाज में एक संदेश भी दे सकते हैं कि भाई हमारी समाज संगठित है। लोगों को दिखाने के लिए ये करना बहुत आवश्यक है जी। नहीं तो समाज को देखा होगा फूट पड़ गई भाई, उसका अपने हानि कहाँ होती है, राजनीतिक पार्टियां भी उसका लाभ उठा लेती हैं। भाई इस समाज में तो फूट है यार, अपन तो उसका फायदा उठा लो। अपनी समाज में क्या टांग खिंचाई होती है भाई, जो आगे बढ़ रहा है उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये नहीं कि उसको सहयोग करें, अपन जो व्यक्ति अपने समाज का व्यक्ति है, राजनीति में आगे बढ़ रहा है, उसको प्रोत्साहित करें। नहीं, अरे ये तो बढ़ गया यार, इनने ऐसा कर लिया, ये है, इसको मिटाना होगा। ये बहुत वकील साहब की बात में एक बात जोड़ना चाहूंगा जी। देखो, शिक्षा ही समाज को संगठित करने का महत्वपूर्ण मतलब सबसे अच्छा तरीका है। इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो स्त्री की होती है, ठीक है। क्योंकि अगर किसी परिवार की स्त्री शिक्षित है तो यह महत्वपूर्ण हो, उस परिवार के काफी लोग शिक्षित होंगे, मतलब ये बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि अगर बच्ची शिक्षित है तो स्वाभाविक है उसके बच्चे भी शिक्षित होंगे, क्योंकि वो उसी लाइन पे उनको ले जाएगी। इसलिए एक स्त्री की भूमिका एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण होती है। हम कहते हैं ना, तो देखो, स्त्री तो बेटी के बाद बहू भी बनेगी, सास भी बनेगी। तो हाँ, परिवार में उसके बराबर भूमिका तो किसी की है ही नहीं। आप तो अपने काम पे निकल जाएंगे और शाम को आएंगे तो फिर इतना समय नहीं दे पाएंगे बच्चों के लिए, मगर उसको तो नजर उन पे रखना पड़ेगी, ये है ना। इसलिए बच्चों को शिक्षित करना तो बहुत आवश्यक है समाज में आगे। यदि समाज को आगे बढ़ाना है, शिक्षित करना, बिल्कुल सही है। और राजनीति के क्षेत्र में भी समाज को एक तरह से आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। हर समाज, हर पार्टी से जुड़ो आप, तो अपनी समाज का लाभ किसमें है उसका फायदा उठाओ, मगर ये मत करो कि ये व्यक्ति इस पार्टी से है यार तो उसकी टांग खींचने लेने, हम इस पार्टी से हैं। ये मैंने ज्यादा देखा है समाज में, ये ज्यादा रहता है कि भाई ये कांग्रेस पार्टी से है, ये तो बीजेपी से है, ये अरे आगे बढ़ाओ, बीएसपी से है। अरे भाई राजनीतिक पार्टियां तो बहुत हैं, अब जो जिस पार्टी से जुड़ा है उसको तो उससे ये कहो कि भाई अब इस पार्टी को छोड़ना नहीं है, आगे चल के कहीं ये पार्टी आ गई तो हमें समाज को लाभ कैसे मिलेगा।
ये चलिए तो हम सोच होना चाहिए। आप चाहेंगे कि आप सेशन को यहीं पे समाप्त करें। बिल्कुल बिल्कुल अब सर। विष्णु प्रताप जी को विरासत में मिली समाज सेवा को सैल्यूट। बहुत बड़ी सोच है आपकी, बहुत अच्छी बात आपने कही। अब वकील साहब ने बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों को सजेशन दिया कि बच्चे वकालत पढ़ें और समाज को आगे लाएं, और दांगी को परिवार परामर्श केंद्र खोलें जिला स्तर पे। तो मैं आपके फैसला का स्वागत करता हूं, और मैं चाहूंगा कि अपनी टीम को अपने सलाह में दूं। और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे ढंग से आपने आज एक्सप्लेन किया। हालांकि नेटवर्क तो छोटे छोटे हम लोगों को समय को आगे पीछे करते रहती है। तो मैं आप सबको अपनी टीम की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद कहता हूँ, बधाई देता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार जो हम लोग के सेशन में जुड़े और बहुत अच्छी जानकारी दी। और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का बहुत अच्छा काम चल रहा है आप। चलिए धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। हाँ, आपकी एंकरिंग भी लाजवाब है साहब, बहुत बढ़िया आपकी। हम सुनते रहते हैं उसपे पेज पे, मैं भी देखता हूँ, सवाल जवाब करते हैं। मैं भी देखता हूँ, बहुत बढ़िया है। ऐसे अच्छे अच्छे लोगों से जो जुड़े हुए हैं उनसे कुछ सीखने को मिलता है आगे समाज के लिए। एक समाज की प्रतिभा को लाने की हमारी योजना है, और इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। और हम आम लोगों से भी अपील करते हैं, बिना कोई यहाँ पे भेदभाव, बिना कोई यहाँ पे, क्योंकि हम कोई फीस नहीं ले रहे हैं, आपका सिर्फ 1 घंटा समय हम ले रहे हैं। और प्रयास ये भी कर रहे हैं कि अब 1 घंटा के अंदर करें, क्योंकि लोगों को 1 घंटा से ज्यादा बैठने पड़ रहे हैं। तो बहुत से लोग हैं इस कार्यक्रम को अंत तक देखना पसंद कर रहे हैं, और मैं उनके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। सही बात है, अब ज्यादा समय खिंचता है तो बोर भी होते हैं। हाँ, नहीं बोरिंग तो अंतिम तक नहीं होना है। तो ये बता रहे हैं कि हम पूरा देखना पसंद करते हैं, हर बात में आपको ये लगती है। तो बहुत कार्यक्रम उनके लिए भी आभार। चलो बहुत चलिए, आप लोग को भी धन्यवाद सर, हम लोग के साथ जुड़े उसके लिए, और समाज के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके।